कभी तो संतुष्ट होना सीखो मीना। कभी तो यह स्वीकार करो कि हम लाखों करोड़ से अच्छा जीवन भी रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हम बहुत अमीर नहीं है, लेकिन इतने कंगाल भी नहीं है कि तुम्हें हर पल बस रोना ही पड़े। सदा की तरह मैंने अपना आक्रोश निकाल तो दिया, लेकिन जानता हूँ मेरा भाषण मीना के गले में आज भी कांटा बनकर चुभ गया होगा। क्या करूँ मैं मीना का समझ नहीं पाता हूँ। आखिर कैसे उसके दिमाग में ये सच बिठा पाऊँ कि जीवन बस हंसी खुशी का नाम है। पिछले 3 सालों से मीना मेरी पत्नी है। उसकी नस नस के वाकिफ़ हूँ मैं। जो मिल गया उसकी खुशी तो उसके आज तक नहीं जताई, जो नहीं मिल पाया उसका अफसोस उसे हमेशा बना रहता है। मैं तो हर पल खुश रहना चाहता हूँ। जीवन है ही कितना, सांस आए तो जीवन, ना आए तो मिट्टी का ढेर। खुश होने को भी समय नहीं मिलता। मुझे और मीना पता नहीं कैसे रोने धोने को भी समय निकाल लेती है। मीना की इन्हीं बातों से परेशान होकर मैंने उसकी माँ को इस उम्मीद से ये सारी बातें बताई कि वो उसे समझाने की कोशिश करेगी और तब शायद मीना का व्यवहार सुधर जाए। पर वो बोली, बचपन से ही ऐसी ही जिद्दी है मीना। पता नहीं क्यों हर पल नाराज सी रहती है। जब देखो भड़क उठना उसके स्वभाव में ही है। हर इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है। बेटा क्या कर सकते हैं। हाँ, और आपने कभी उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं की। मैंने उल्हाना दिया। बच्चे को सुधारना माता पिता का कर्तव्य होता है, लेकिन अपने उसकी गलत आदतों में भी उसका पक्ष लेकर सिर्फ बढ़ावा ही दिया। जो कुछ अपने पास से उसे संतुष्ट रहना तो उसने सीखा ही नहीं है। इस पर सास बोली थी, संतुष्ट ही रह जाती तो शादी के बाद पढ़ती कभी नहीं। शादी के समय सिर्फ BA पास थी, अब MA BEd है और आगे भी पढ़ना चाहती है। संतुष्ट नहीं है, तभी तो इतना आगे बढ़ पाई है। मेरी सास ने अभी भी मीना का ही पक्ष लिया और मैं समझ गया कि हर अच्छी बुरी चीज़ में मीना को पक्ष लेने के कारण ही वो इतनी जिद्दी हो गई है कि अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर मैंने परेशान लहजे में कहा, उसकी इसी जिद में मैं पिस रहा हूँ। अपनी पढ़ाई लिखाई में उससे मेरा कोई भी काम याद नहीं रहता। मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, कपड़ों से लेकर नाश्ते तक। घर जाओ तो एक कप चाय की उम्मीद भी पत्नी से मुझे नहीं होती। मैं तो मीना के पास होने पर खुश होता हूँ और वो रोती है कि शादी की अगर जिम्मेदारी ना होती तो और भी ज़्यादा नंबर आ सकते थे। अरे शादी की ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उस पर है, जरा पूछो तो उससे। मैं झुंझला कर रह गया था। मीना का बड़ा भाई मेरा दोस्त भी है। कभी कभार उससे भी शिकायत करता हूँ। एक दिन मैंने उसके भाई से कह ही दिया, कुछ लोग संसार में बस रोने के लिए ही आते हैं। उन्हें चैन से खुद तो आता नहीं, सामने वाले को भी चैन से जीने नहीं देना चाहते। तो मीना को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाओ। एम करना चाहती है, वही पढ़ाओ उसे। मेरी जिम्मेदारी उस पर भारी पड़ गई रही है। यह क्या कर रहे हो अजय। विनय ने हैरानी जाहिर की तो मैं हाथ से छूट गए उन गोले की तरह ही खुलता चला गया। मैं तो समझ में नहीं आता कि आखिर मीना चाहती क्या है। पढ़ना चाहती थी तो पढ़ती ही रहती। शादी क्यों की थी। 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, पर परिवार बढ़ाना ही नहीं चाहती। क्या बुढ़ापे में संतान के बारे में सोचेगी। विनय मेरी जगह तुम होते तो क्या यह सब सह पाते। अच्छी खासी तनख्वाह है मेरी, मगर नहीं, हर समय यही रोना लेकर बैठी रहती है कि उसे भी काम करना है, इसलिए और पढ़ना चाहती है। AM BEd करने के कौन सा तीर मार लिया लो। अब AM BEd करने की ठाने है। दरअसल उसका चाह क्यों नहीं हुआ। यह शिकायत उसकी चाह आदत है और यह हमेशा रहेगी। बीत जाएगा उसका भी और मेरा भी जीवन इसी तरह चीखते चिल्लाते। विनय चुप था। क्या कहता, जाहिर सा था उसका भी हाव भाव में जानता हूँ। विनय वापस ले जाना इस समस्या का हल नहीं है। कुछ दिन का ही ले जाओ, आजकल उसका रोना धोना जोरों पर है। उसे समझा पाना मेरे बस के बाहर होता जा रहा है। विनय शक पकड़ रहा था। ये सब कुछ सुनने के बाद वो बोला, ठीक है, कल इतवार है, मैं सुबह आ जाऊँगा। शाम तक तुम दोनों के पास रहूँगा, तुम चिंता मत करो। भाई हूँ उसे मैं समझाऊँगा। दूसरी सुबह हम नाश्ता करने ही वाले थे कि विनय ने दरवाज़ा खटखटा दिया। मीना अपने बड़े भाई को देखकर भी उखड़ ही रही। विनय ने आते ही कहा, यह स्टेशन पर किसी काम से आया था। सोचा आज का दिन तुम दोनों के साथ ही बिताऊँगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो लटका हुआ है। नाश्ता नहीं किया है मैंने।
तुम खिला दोगी ना? अपने भाई की बात पर मीना ने कोई जवाब नहीं दिया। एक मेहमान के लिए ही सही स्वाभाविक मुस्कान भी उसके चेहरे पर नहीं आई। ये देखकर जी में आया, पता नहीं क्या कर दूँ मैं। मेरे भैया भाभी आए थे तो भी यही तमाशा किया था मीना ने। विनी ने थोड़ी सख्त लहजे में कहा, मीना मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। यह क्या तरीका है घर आने वाले का स्वागत करने का? विनी ने व्यवहार पर तनिक चौंकी थी माना। सदा नाच नखरे उठाने वाला भाई क्या इस तरह भी बोल सकता है? रहने दीजिए आप, बात ही क्यों कर रहे हैं मुझसे? तुनक कर दरवाजे से हट गई मीना और विनय कभी मेरा मुंह देखे और कभी जाती हुई बहन का। विनय के चेहरे पर अपमान के भाव तो कम उभरे, आत्मग्लानि के भाव ज्यादा थे। जब अपना ही सोना खोटा हो तो किसे दोष देता विनय? मेरे वो शिकायती शब्द झूठे नहीं है, ये सब साफ हो गया था। मेरी परेशानी भी कम ना होगी, ये वो समझ रहा था। माँ बीमार है मीना, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर वो जाने लगी तो विनय ने बाँह पकड़कर उसे रोकना चाहा। तब मीना बड़े भाई का हाथ झटक कर बोली, मुझे तो एमएड में दाखिल चाहिए। एमए में दाखिल लेने के लिए क्या बदतमीजी करना जरूरी है? विनय बोला, तुम्हें तो छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं है। जब पढ़ लिख कर बदतमीजी ही सीखनी है तो तुम बीए पास ही अच्छी थी। विनय के शब्द तनिक कड़वे हो गए थे, जिन पर मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मीना मेरी पत्नी है, कोई उस पर नाराज़ हो, मैं भी तो यह नहीं चाहता। मीना तुम अपने होशोहवास में तो हो, तुम बच्ची नहीं हो जो इस तरह से जिद करो। अपने घर के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है। विनय के कहने पर मीना बोली, मैंने अपनी कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मन मारकर वही तो रह रही हूँ जहाँ आपने ब्याह दिया है। काटा तो खून नहीं रहा मुझे। मैं और साथ ही विनय में भी मानो वो मुझसे नज़र चुरा रहा हो। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। कह दीजिएगा माँ से कि अब यही जीना बनना है। बस कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अजय जैसा अच्छा इंसान तुम्हारा पति है, जैसा चाहती हो वैसा ही करता है। और क्या चाहिए तुम्हें? यह सब सुनकर मैं कमरे से बाहर बरादमी में चला गया। आगे कुछ भी सुनने की चाह मुझ में नहीं थी। कुछ भी नहीं सुना चाहा मैंने। क्या सोचकर विनय को बुलाया था मैंने, और उसके आ जाने से तो सारा विश्वास ही डगमगा सा गया। तंदा टूटी तो पता चला काफ़ी समय बीत चुका है। शायद दोपहर होने को आ गई थी। विनय वापस जाने का मेरा कंधा हिला रहा था। मीना को साथ ले जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और मीना बिना मुझसे मिले विदा लिए बिना कोई बात किए ही चले गए। नाश्ता उसी तरह से मेज पर रखा था। मीना ने मेरी भूख के बारे में भी नहीं सोचा। भूखा रहना तो मेरी तरफ से मजबूरी है। जब से उसके साथ बंधा हूँ कभी कभी तरस भी आता है, खुद पर भी और मीना पर भी। हमारे बीच कभी कोई सेतु बना ही नहीं। संतान होती तो भी कोई धागा बन जाता हमारे बीच, मगर मीना को संतान के नाम से ही दूर भागती है। लेकिन आज जो कानों में पड़ा उसके पीछे मात्र पढ़ाई की जिद नहीं लगती, लगता है पर्दे के भीतर कुछ और भी है। कोई ऐसी अधूरी इच्छा या कोई ऐसी अधूरी चाह जिसका बदला शायद वो मेरी उपेक्षा करके मुझसे ले रही है। मीना चली गई तो ऐसा लगा जैसे चैन आ गया है मुझे। अपनी सोच पर अफसोस भी हो रहा है कि मैं मीना को बहुत चाहता हूँ, फिर उसका जाना मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि शरीर के किसी हिस्से में जमाया मवाद बह गया हो और दर्द की मुक्ति मिल गई हो। जिसके साथ पूरी उम्र गुजारने की सोची, उसी का चला जाना दर्द को क्यों नहीं दे रहा है मुझे? कुछ दिन बीत गए। विनय हर 2-3 पर फ़ोन करके मेरा हाल पूछ लेता। कभी रात को मेरे पास ही रुक जाता, मानो बहन ने जो देखभाल कभी नहीं की उसे भाई पूरा करने की कोशिश कर रहा था। एक शाम मैंने विनय को समझाना चाहा, मेरी वजह से तुम अपने परिवार से दूर क्यों हो रहे हो? विनय, चारू भाभी को बुरा लगेगा। तुम्हारी भाभी ने ही तो कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और फिर तुम मेरा परिवार नहीं हो क्या? हैरान हूँ मैं अजय मीना का व्यवहार देखकर। वो सच में बहुत जिद्दी है। मैं भी पहली बार महसूस कर रहा था। तुम बहुत सहनशील हो अजय, जो उसे सहते रहे। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद इतना लंबा इंतजार नहीं करता। अजय, सच तो यह है कि अपनी बहन का बचपना देखकर मुझे अपनी पत्नी और भी अच्छी लगने लगी है। दोनों में जब अंतर करता हूँ तो पाता हूँ कि चारों समझदार और अच्छी पत्नी है। मीना जैसी को तो मैं भी सहन नहीं कर पाता।
अक्सर ऐसा होता है अजय, इंसान उस चीज़ से कभी संतुष्ट नहीं होता जो उसके पास होती है। दूसरे की झोली में पड़ा फल हमेशा ज़्यादा मीठा लगता है। चारों की तुलना मैं हमेशा मीना से करता रहूं। माँ ने भी अपनी बहू का अपमान करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। चारों मीना के जितना पढ़ लिख नहीं पाई, क्योंकि शादी के बाद हमें उसे क्यों पढ़ाते लिखाते। बीए पास है बस ठीक है। मीना को तुमने मौका दिया तो हमने झट उसे चारों से बेहतर मान भी लिया, पर यह कभी नहीं सोचा कि मीना की इच्छा का मान रखने के लिए तुम कब को कैसे कैसे खुद को मारते रहो। चारू भाभी की अपेक्षा तो मैंने भी अक्सर महसूस की है। मीना के चले जाने से मेरा भी भला हो रहा है और चारू भाभी का भी हुआ होगा। उसके जाने से मैं भी सुख की सांस ले रहा हूँ और चारू भाभी ने भी जरूर ली होगी। मैंने विनय से पूछा, कैसी है मीना? तुमने बताया नहीं। क्या घर वापस नहीं आना चाहती? क्या मेरी जरा सी भी याद नहीं आती उसे? पता नहीं अजय, मुझसे तो बात भी नहीं करती। चाहे उससे भी कटी कटी रहती है। किसी के साथ कुछ भी है वो। तुम बुरा मत मानना विनय, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जीवन में कोई और है या था? कहीं उसकी शादी ज़बरदस्ती तो नहीं की गई? मैंने सहसा पूछा तो विनय के माथे पर कुछ पल पड़ गए। फिर सामान्य होकर तो बोला, मैंने माँ से इस बारे में भी पूछा था। तो मेरे दोस्त भी हो अजय, तुम्हारे साथ जरा भी नाइंसाफ़ी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 6-7 साल में तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारा चरित्र सफ़ेद कागज़ में सामन है। कोई तुम्हारी भावना का अनादर क्यों करे? मेरी बहन भी क्यों? जहाँ तक माँ का विचार है, वह तो ये कहती है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आज मैं आ जाऊँ उसे वापस ले आने के लिए। आखिर कुछ तो इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। मीना मेरी पत्नी है, कुछ तो मुझे भी करना होगा ना। मेरी बात सुनकर विनय की आंखें भर आई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। शायद उसे भी यही एक रास्ता सूझ रहा होगा कि मैं ही कुछ करूं। दूसरी सुबह मैं अपने ससुराल पहुंच गया। पूरे 15 दिन बाद मैं मीना से मिलने वाला था। सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। पूरे रास्ते पर कंकर बिछे थे, इसलिए स्कूटर घर से बहुत दूर ही खड़ा करना पड़ा। पैदल ही घर तक आया, इसलिए मेरे आने का किसी को भी पता नहीं चला। मैंने गेट खोला हुआ था। मैं घर के आंगन में खड़ा हो गया। माँ और भाभी दोनों रसोई में बिजी थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा। चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर मीना के कमरे के पास पहुंचा। पति के अधिकार के साथ दरवाज़ा धकेला मैंने। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दरवाजे की ओर देखे भी नहीं मीना चिल्लाई, चार तुम जाओ। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। जानती हूँ तुम्हारी चापलूसी को, सभी को मेरे खिलाफ भड़काती हो। अनपढ़ गंवार कहीं की तुम जलती हो मुझसे। मीना की यह भाषा सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। आहट पर ही इतनी बकवास कर रही है तो आमने सामने झगड़ा करने में उसे कितनी देर लगती होगी। मुझे बेहद अफसोस हुआ कि कैसी औरत मेरे पल्ले पड़ गई है, जिसका एक भी पहलू मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। चारू भाभी क्यों चलेगी तुमसे? ऐसा है क्या तुम्हारे पास? जरा बताओ तो मुझे। तुम तो मानसिक रूप से कंगाल हो। काटो तो खून नहीं रहा मीना में। मेरी आवाज़ और मेरी मौजूदगी की तो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अफसोस हुआ मुझे खुद पर और सहसा अपना आक्रोश न रोक पाने पर। चारू भाभी ने अच्छे व्यवहार जैसा कुछ है तुम्हारे पास? तुम तो ना अपने माँ बाप की सगी हो, ना भाई भाभी की। ना ससुराल में तुम्हें कोई पसंद करता है, ना मायके में। यहाँ तक कि पति भी तुमसे खुश नहीं है। ऐसा कौन है तुम्हारा जो तुमसे प्यार करके खुद को धन्य मानता हो? तुम तो अपनी एमए बीएड की डिग्री पर इतराती हो, जिसकी कीमत बाजार में 1000-1500 से ज़्यादा नहीं है। सन रह गई मीना। शायद यह आईना उसे मैं ही दिखा सकता था। आंखें फाड़ फाड़ कर वो मुझे देखने लगी। धन्य मानो खुद को जो तुम्हें इतना चाहने वाले भाई भाभी मिले हैं, नाच उठाने वाले माँ बाप मिले हैं और हर जिद पूरी करने वाला पति मिला है, जो अपनी हर इच्छा मार कर भी तुम्हारी जिद पूरी करता है। तुम तो बस यही चाहती हो कि हर कोने में तुम्हारा ही अधिकार हो। मायके का यह कमरा हो या ससुराल का घर, हर इंसान बस तुम्हारे ही चाहने पर, वो चाहे या ना चाहे। मीना, यह भी जान लो कि इंसान का हर कर्म, हर व्यवहार एक दिन पलट कर वापस जरूर आता है। इतना जहर ना बांटो कि हर दिशा से बड़े जहर ही पलट कर तुम्हारे पास वापस आए। रो पड़ा था मैं, यह सोचकर कि कैसे इस पत्थर को समझा होगा। सामने खिड़की के पर
मजदूर बच्चे खेल रहे थे। हाथ पकड़कर मैं मीना को खिड़की के पास ले आया और बोला, वो देखो, सामने उन बच्चों को सोच सकती हो वो कैसी गर्मी सर्दी सह रहे हैं। ऐसे की ठंडी हवा में चैन से बैठी हो ना। सोचो, अगर उन्हीं मजदूरों के घर तुम्हारा जन्म होता तो आज यही जलते कंकर तुम्हारा बिस्तर और यही पत्थर तुम्हारी रोजी रोटी होते। तब कहाँ होते सब नाच नखरे। यह सब सोचले सिर्फ तभी तक है जब तक सब सह रहे हैं। तुम बीने की पत्नी का इतना अपमान करती हो, आज अगर वो तुम्हें कान से पकड़कर बाहर निकाल दे तब कहाँ जाओगी तुम्हारी यह जिद, तुम्हारा लड़ना झगड़ना। क्यों मेरे साथ साथ इन सब का भी जीना हराम कर रखा है तुमने। अपना अनिश्चित भविष्य देखकर मैं घबरा गया था शायद, इसलिए जैसे गया था वैसे ही लौट आया। किसी को मेरे वहाँ जाने का पता भी नहीं चला। विनय बार बार फ़ोन करके क्या हुआ, कैसे हुआ पूछता रहा। क्या कहूँ मैं उससे, कैसे कहूँ कि मेरी पत्नी उसकी पत्नी का अपमान किस हद तक करती है। शाम ढल आई। इतवार की पूरी छुट्टी जैसे रोते हुए शुरू हुई थी वैसे ही बीत गई। रात के 8 बज गए। दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो हाथ में बैग पकड़ के मीना खड़ी थी। क्या सोचकर उसका स्वागत करूं कि घर की लक्ष्मी लौट आई है, या मेरी जान को धुन की तरह चाटने वाली यह मुसीबत वापस आ गई है। तुम बिना कुछ कहे मीना भीतर चले गई। मैंने सोचा शायद विनय छोड़कर बाहर से ही लौट गया होगा। दरवाज़ा बंद करके मैं भीतर चला गया। दिल ने खुद से सवाल किया, कैसे कोई बात शुरू करूं मैं मीना से। कोई भी तो दरवाज़ा खुला नजर नहीं आ रहा था मुझे। हाथ का बैग एक तरफ पकड़ वो बाथरूम में चले गए। वापस आई तब लगा उसकी आंखें लाल है। चाय पियोगी या सीधे खाना ही खाओगी? ऐसे खाना भी तैयार है। खिचड़ी खाना तुम्हें पसंद तो नहीं है, पर मेरे लिए यही आसान था। 15 दिन से लगभग यही खा रहा हूँ। मेरे पूछने पर आगे आंखें उठाकर मीना ने मुझे देखा तो उसकी आंखें टपकने लगी। चौंकना पड़ा मुझे, क्योंकि यह रोना वो रोना नहीं था जिस पर मुझे गुस्सा आता था। पहली बार लगा कि मीना के रोने पर मुझे प्यार आ रहा है। अरे क्या हुआ मीना, खिचड़ी नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, अभी कुछ अच्छा खाने के लिए बाजार से ले आता हूँ। बात तो हल्का फुल्का बनाकर जरा सा सहज होने की कोशिश की मैंने, मगर जवाब में ऐसा कुछ हो गया जिसका अनुभव मैंने शादी के 3 साल बाद पहली बार किया कि समर्पित प्यार की गर्माहट क्या है। स्तब्ध रह गया मैं। गिले शिकवे सुन सुनकर जो कान पक गए थे उन्हीं में एक नई ही शिकायत शामिल हो गई थी। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए इतने दिन? आज आइएगी तो बिना मुझे साथ चले आइए। तुम वापस आना चाहती थी क्या? हैरान रह गया मैं। बाहों में समा कर नन्ही बच्ची सी रोती मीना को चेहरा मैंने ऊपर उठाया। लगा इस बार कुछ बदला बदला सा है। मुझे तो हमेशा यही आभास होता रहता था कि मीना को कभी प्यार हुआ ही नहीं मुझसे। तुम्हें एक फ़ोन कर देती तो मैं चला आता। मुझे तो ये समझ में आया कि तुम आना ही नहीं चाहती हो। सहसा कर तो गया, मगर तभी ऐसा भी लगा कि मैं भी कहीं भूल कर रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा यही धारणा रही थी कि जो भी मिल जाए उसी को सर आंखों पर लेना चाहिए। प्रकृति सबको एक साथ सब कुछ नहीं देती, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सबको ही देती है। वही थोड़ा सा अगर मेरी बाहों में चला आया है तो उसे सवाल जवाब में गवा देना कहाँ की समझदारी है। क्या पूछता मैं मीना से। कसकर उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसा लगा वास्तव में सब कुछ बदल गया है। मीना का हाव भाव, मीना की जिद, कैसे तो उसके सुधरने की शुरुआत हो गई ना। कौन जाने ऐसे शुरुआत हो। तभी फ़ोन की घंटी बजी और किसी तरह मीना को पुचकार कर उसे खुद से अलग किया। दूसरी तरफ विनय की घबराई हुई आवाज़ थी। वो कह रहा था कि मीना बिना किसी से कुछ कहे ही कहीं चली गई है। परेशान थे सब। शायद उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पास लौट आएगी। मेरा जवाब पाकर हैरान रह गया था विनय। उल्टे वो मुझे ही लताड़ने लगा कि पिछले 4 घंटे से मीना तुम्हारे पास थी तो कम से कम एक फ़ोन करके मुझे बता तो देता। उसके 4 घंटे घर से बाहर रहने की बात सुनकर मैं भौचक्का रह गया, क्योंकि मीना मेरे पास तो अभी आई है। एक नया ही सच सामने आया। कहाँ थी मीना इतनी देर? उसके मायके से यहाँ आने में तो 10-15 मिनट ही लगते हैं। मीना से पूछा तो वो एक नज़र देखकर खामोश हो गई। तुम दोपहर से कहाँ थी मीना? तुम्हारे घर वाले कितना परेशान है? पता नहीं कहाँ थी मैं।
यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। अपनी किसी सहेली के पास चली गई थी क्या? मुझसे फ़ोन प्यार करता है जो मैं किसी के पास जाती? लावारिस हूँ ना मैं। हर कोई तो नफरत करता है मुझसे। मेरा तो पति भी पसंद नहीं करता मुझे। फिर से वही तेवर, वही रोना पीटना, मगर इस बार विषय बदल गया सा लगा। मन के किसी कोने से आवाज़ उठी कि पति पसंद नहीं करता, उसका कारण भी तुम जानती हो। जब इतना सब पता चल गया है तुम्हें, तो क्या यह पता नहीं चलता कि पति की पसंद कैसे बना जाए? यह सोचते हुए मैंने धीरे से मीना का हाथ पकड़ा और पूछा, मीना कहाँ थी तुम दोपहर से? मेरे गले से लग दोबारा रोने लगा मीना। किसी तरह शांत हुई। उसके बाद उसने जो मुझे बताया, उसे सुनकर तो मैं दंग ही रह गया। मीना ने बताया कि घर की चौखट लांघते समय समझ नहीं पाई कि कहाँ जाऊँगी। आपने सुबह ठीक ही कहा था, मैं जीत तब तक ही है जब कोई मानने वाला है। मेरे अपने ही जो मेरी हर खुशी पूरी करना चाहते हैं। ये सब सोचते हुए 4 घंटे स्टेशन पर बैठी आती जाती गाड़ियाँ देखती रही। कहाँ जाती मैं? हैरान रह गया मैं मीना का चेहरा देखकर। सच है, जीवन से बड़ा कोई अध्यापक नहीं और इस संसार से बड़ी कोई पाठशाला कहीं हो ही नहीं सकती। सीखने की चाहत हो तो इंसान यहाँ सब सीख लेता है, निभाना भी और प्यार करना भी। यह जो शक्ति विनय के परिवार ने अब दिखाई है, वही बचपन में दिखाई होती तो मीना इतनी जिद्दी कभी नहीं बनती। हमें ही है जो कभी कभी अपना नाजायज लाड प्यार दिखाकर बच्चों की जिद्दी बना देता है। एक बार तो मेरी जी में आया कि गाड़ी के नीचे कूद कर अपनी जान दे दूँ। समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। मीना ने कहा और मैं अनिष्ट की सोच कर ही काँप गया। पसीने से भीग गया मैं। ऐसी कल्पना भी कितनी डरावनी लगती है। मेरी यह हालत देखकर मीना बोली, अजय क्या हुआ? कहते हुए वो मेरी बाह पकड़कर हिला रही थी। अजय, आप मेरी बात सुनकर परेशान हो गए ना? जो सच है वही तो बता रही हूँ। आज जो सब कुछ हुआ वही तो मैंने मीना की बात पूरी सुने बिना उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। यह सोचकर ही मेरी हालत खराब हो रही थी कि मीना जोश में आकर कोई गलत कदम उठा लेती तो मेरा क्या होता। मैं ऐसा कैसे कर पाया मीना के साथ? 15 दिन तक हालचाल भी पूछने नहीं गया और आज सुबह जब गया भी तो यह भी कहा आया कि मीना का पति भी मीना से प्यार नहीं करता। रो पड़ा मैं भी अपनी नादानी पर। एक नपातुल्ला व्यवहार तो मैं भी नहीं कर पाया ना। अजय, आप पसंद नहीं करते ना मुझे? मुझे माफ़ कर दो मीना। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने अच्छा किया जो ऐसा कहा। आप ऐसा नहीं कहते तो मुझे कुछ चूकता नहीं। कुछ हुआ तभी तो मैं आपके पास वापस लौट आई। मैं जानती थी आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैं यह भी जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने अच्छा किया जो ऐसा किया। मुझे जगाना ज़रूरी था। हैरान परेशान तो मैं था ही। मीना के शब्दों पर हका बका और स्तब्ध भी। शब्द तो फूटे ही नहीं मेरे होठों से। बस मीना के माथे को देर तक चुप कर पूरी कथा को पूर्ण विराम दे डाला। जो नहीं हुआ उसका डर उतार फेंका मैंने। जो हो गया उसी का उपकार मानकर मैंने ठंडी सांस ली। मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करूँगी। रोते रोते कहने लगी मीना। और भी ना जाने क्या क्या कहती रही, पर मैं तो सुकून से उसे गले से लगाए सोच रहा था कि अन भला तो सब भला। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।